एवरीवन, तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो देखिए, आज ये आपकी जो वीडियो है ये ईवीएस की मैराथन है। यहाँ से ये जितना मैं ईवीएस पढ़ा रही हूँ, यहाँ से आप सिर्फ इतना ही कर लीजिए। आपके जो 15 नंबर के एनसीईआरटी आते हैं, इसमें से आपके पूरे 15 के 15 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। हम स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से लेकर हम अंत तक चलेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने एक एक पॉइंट को लेकर आपको यहाँ पर किया है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्या आपका है? पहला हम विष्णु चिंचालकर के बारे में जान लेंगे। इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि प्रीवियस ईयर उठा करके उसमें चूहा हुआ, उल्लू हुआ, मैना हुआ, ब्रेल लिपि हुई, इन सारी चीज़ों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाथी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मधुमक्खी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन को हमने एक जगह इकट्ठा इंक्लूड करके रखा है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, विष्णु चिंचालकर, और ये आपकी मैराथन क्लास है। मैं फटाफट से करूँगी ताकि जल्दी से जल्दी हो जाए आपका। देखिए, विष्णु चिंचालकर कौन थे? कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। वे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। क्वेश्चन आपको पूछता है कि सूखे पत्तों पर बढ़िया चित्र कहाँ के लोग बनाते थे या कहाँ के मशहूर कलाकार थे, या पूछ सकता है विष्णु चिंचालकर कहाँ के रहने वाले थे। तो ये इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। अब चूहा के बारे में जान लेते हैं। चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने तथा स्वाद लेने वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट आप याद रखिएगा। तीसरा है उल्लू। देखिए, उल्लू और मैना में आप बहुत फंसते हैं, तो उल्लू मैना का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, उल्लू अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है। क्वेश्चन एक बार ऐसे ही आपको फंसाया था कि उल्लू अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है, लेकिन वहाँ पर एक बार क्वेश्चन दे दिया था कि वह कौन सा पक्षी है जो अपना गर्दन झटके से पीछे घुमाता है। तो देखिए, जब झटके से आएगा तब आपका मैना हो जाएगा, जब पीछे गर्दन घुमा सकता है तब आपका उल्लू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए हम देखते हैं ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि के बारे में हम देख लेते हैं। जो ब्रेल लिपि हमारा है, ब्रेल लिपि की खोज किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था, जो फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट याद कर लीजिए, बस इसे एक बार एग्जाम से पहले पढ़ के जाइए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आपके मिल जाएंगे। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं जिसे छूकर पढ़ा जा सकता है। ब्रेल लिपि 6 बिंदु पर आधारित होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि 6 बिंदु पर होती है या 8 बिंदु पर होती है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6 बिंदु पर होती है। अब आइए हम कुछ राजस्थान के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, अब कुछ घरों की बनावट के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे राजस्थान हुआ, असम हुआ, यहाँ से घर की बनावट से आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो इसे पढ़कर जाइएगा आप ध्यान से। है राजस्थान में घरों की बनावट। देखिए, राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, आप सभी को पता है, और खूब गर्मियाँ पड़ती हैं। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और घर की दीवारें बहुत मोटी होती हैं तथा दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। एवं छतें क्या होती है? कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। अगला है असम में घरों की बनावट। तो असम में घरों की बनावट कैसी होती है? असम में बारिश बहुत होती है। यहाँ के घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। घर को मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं और तथा यहाँ पर क्या करते हैं? यह घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। ये होगी हमारे असम की बात। ठीक है, और ये होगी हमारे राजस्थान की बात। आगे देखते हैं दूसरा कौन सा, कहाँ पर कैसे घर बनाते हैं। अब मनाली में कैसे घर बनता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, घर से एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, ये पढ़ के जाइएगा। मनाली के घरों की बनावट कैसी होती है? मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ भी क्या होती है? बहुत पड़ती है। यहाँ के मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं टैपियोका। ठीक है, तो छोड़ दीजिए इसको, टेपियोका को। टेपियोका के बारे में हम लास्ट में बता देंगे, नीचे लिखे होंगे। हम देख लेते हैं नागपुर। नागपुर के लोग दाल में क्या करते हैं? चीनी डालकर खाते हैं। तो पूछ सकता है कहाँ के लोग दाल में चीनी डालकर या मीठा डालकर खाते हैं? तो नागपुर के लोग। ठीक है, 11 है कि डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मुद्रा भाव कहते हैं। ठीक है, तो आप कत्थक ये सब देख सकते हैं डांस, तो इसमें अलग अलग से मुद्राएं यूज की जाती हैं और अलग अलग के भाव होते हैं, तो वही कहा गया है। 12वां है पक्षी के पंख। तो पक्षी के पंख से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पक्षी के पंख उन्हें उड़ने में क्या करते हैं? मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख रहते हैं और नए आते रहते हैं, मतलब सॉरी, झड़ते रहते हैं और नए क्या है? आते रहते हैं। तो यहाँ पक्षी, देखिए क्वेश्चन आपको कैसा पूछता है, प्रीवियस ईयर में देखे होंगे कि क्वेश्चन जो आपका है वो यहीं से हूबहू क्वेश्चन उठा देता है
और इसी में से एक हटा देता है। तो ये चीज़ आप पढ़े रहेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे। श्रीनगर से पूछता है श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है, तो पूछता है कहवा चाय कहाँ की होती है, तो श्रीनगर की होती है। डल झील से पूछता है तो डल झील कहाँ है आपका, श्रीनगर में है। शिकारा शिकारा पूछता है कि शिकारा क्या है, तो शिकारा क्या है आपका, शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। मतलब ये जो शिकारा है ये एक प्रकार की क्या है, नाव है। इसी नाव से लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा डल झील है यहीं पे श्रीनगर में क्या करते हैं, सब एंजॉय करते हैं या घूमते फिरते हैं। 16 है कि बज्जू गांव, बज्जू गांव कहाँ है, तो बज्जू नामक गांव आपका राजस्थान में है। ठीक। फिर 17 है कि लिंग हु फेन, ये हांगकांग में सांप खाए जाते हैं, इनके सूप को ही हम क्या कहते हैं, लुंग हु फेन कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि एक लड़का है वो अपनी माँ के साथ कहाँ जाता है, होटल में जाता है और वहाँ पर वे सांप खाते हैं, और तो उनसे हम क्या, उनकी भाषा में हम क्या कहेंगे, तो इस तरीके से पूछता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, लिंग हु फेन कहते हैं, जो उसका सूप पिया जाता है सांप का। ठीक है। 18वां है कि सरसों के तेल, तो जो सरसों का तेल है वो कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को हम क्या करते हैं, पका कर खाते हैं। तो देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, सरसों और नारियल के तेल में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो देखिए सरसों के तेल में हम कहाँ खाते हैं, कश्मीर के लोग खाते हैं, लेकिन वही नारियल के तेल में कहाँ के लोग खाते हैं, गोवा के लोग। मछली दोनों लोग पका कर खाते हैं, सरसों में कश्मीर खाता है और गोवा में नारियल खाता है, सॉरी नारियल के लोग गोवा में खाते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे कि गोवा में बहुत सारे नारियल के पेड़ होंगे, अब देखते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नारियल का तेल होता है, तो हाँ नारियल के तेल में लोग खाते हैं। अब टैपियोका देख लेते हैं हम, इसके पहले आया था। देखिए जो टैपियोका हमारा है ये एक प्रकार का क्या है, फल है, जो केरल में उबाल कर खाया जाता है। ठीक है, एक प्रकार का क्या हमारा फल है जो केरल में खाया जाता है। देख सकते हैं गिद्ध, गिद्ध से क्वेश्चन पूछता है, तो वल्चर या गिद्ध मरे हुए जानवर को क्या करते हैं, ये खाते हैं। और ये भी यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि इनकी जो देखने की क्षमता होती है वो मनुष्यों से 4 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे गिद्ध हो गया, आपका बाज हो गया, ये सारे हो गए। अब देखिए हमिंग बर्ड के बारे में देख लेते हैं। हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि सुई की नोक जैसी कौन सी पक्षी के चोंच होते हैं, तो हमिंग बर्ड के होते हैं। कबूतर के बारे में जान लीजिए कि कबूतर की चोंच जो होती है कैसी होती है, गुलाबी, और पंख कैसे होते हैं, ग्रे रंग के होते हैं। अब असम में घर, देखिए ये छूट गया था आपका, असम और मनाली। अच्छा इसमें हमने दोबारा दोबारा लिख दिया है, पढ़ लीजिए आप दोबारा से। देखिए असम में जो घर होते हैं जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं, और ये बांस से बनाए जाते हैं। और घर अंदर की लकड़ियाँ, घर में क्या होता है, अंदर भी क्या होता है, लकड़ी का ही प्रयोग होता है। असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण क्या है, कि असम भारी बारिश होती है असम में, और जिसके कारण घर में पानी भरने का क्या होता है, खतरा आपका बना रहता है। अब मनाली के घर के बारे में जान लेते हैं। मनाली के घर में लकड़ी, ठीक है, पत्थर और लकड़ी दोनों के घर बनते हैं, और यहाँ बारिश के साथ साथ क्या होता है, बर्फ भी पड़ता है, इसलिए दोनों के घर बनाए जाते हैं। राजस्थान में क्या होता है आपका, कि राजस्थान में मड जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी है से घर बनाए जाते हैं, और छत क्या होते हैं, झाड़ियों। देखिए कभी कभी राजस्थान में कह देता है कि कटीली झाड़ियों से कहाँ पर घर बनाए जाते हैं, तो राजस्थान में बनाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर एक ट्रिक लगा सकते हैं कि जो आपका राजस्थान है तो वहाँ पर बहुत सारे कटीले पौधे उगते हैं, तो वहाँ के जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। घर के आंगन में गड्ढा, तो ये राजस्थान के लोग ही गड्ढा बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश कम होती है, तो ये क्या करते हैं कि पानी को अपने घर में क्या करते हैं, गड्ढे बनाकर इकट्ठा कर लेते हैं, बाद में उसी पानी को यूज करते हैं। अगला क्या है 28 में, क्या है कि छत को ढलानदार कहाँ के लोग बनाते हैं, तो ये भी राजस्थान के लोग ही बनाते हैं। क्योंकि देखिए छत से ढलान बनाएंगे और छत के पास में यहाँ पर क्या करेंगे, गड्ढा बनाएंगे, और छत ऐसे ढलान रहेगा तो ये पानी आएगा और सीधा गड्ढे में जाएगा, और गड्ढे में पानी इकट्ठा होता है, जिसका उपयोग ये अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक। अब ये आपका हो गया क्लास 3 का एनसीईआरटी कंप्लीट। अब आइए क्लास 4 की एनसीईआरटी पर हम चलते हैं, उसके बाद हम आएंगे क्लास 5 की एनसीईआरटी पर। तो देखिए मैं जितना एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ सिर्फ आपको यहाँ से ही सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, 15 नंबर आपके यहाँ से ही कंप्लीट हो जाएंगे। अगला है कि ट्रॉली एक लकड़ी से बना झूला है आपका। ठीक है, ट्रॉली जो है एक लकड़ी से बना झूला है, जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है, और पुली की मदद से इसे रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। दूसरा क्या है, सीमेंट का पुल। सीमेंट का पुल क्या है, ये कहाँ बनता है, इसको हम देख लेते हैं। सीमेंट का पुल तथा लोहे के सरियों से बने होते हैं ये। ठीक है। बल्लम, बल्लम क्या होता है, ये देखिए बल्लम आपका केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
और बल्लम लकड़ी की बनी एक क्या होती है, छोटी नाव होती है आपकी। तो बल्लम पूछ सकता है बल्लम क्या है, तो बल्लम क्या है, एक छोटी नाव है जो लकड़ी की बनी होती है। ऊंट गाड़ी क्या होता है आपका, राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए होती है, जो रेत में भी चल सकती है। तो आप सभी को पता है राजस्थान में ऊँट राजस्थान में रेत पाए जाते हैं। तो रेत में जो ऊँट होते हैं वो अच्छी तरीके से चल पाते हैं, क्योंकि उनके जो पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं। पांचवा है बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी में क्या है कि मैदानी इलाकों के गाँव में अक्सर प्रयोग में की जाती है। आप देखते होंगे, जैसे आप जहाँ रहते हैं मैदानी इलाका है तो वहाँ पर बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। उत्तराखंड के बारे में हम देख लेते हैं। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीली रास्ते पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड के बारे में ये हो गया आपका। सातवां देख लीजिए, पक्षी के कान। पक्षियों के कान से भी आपको क्वेश्चन पूछता है। तो पक्षी के कान देखिए ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन यहाँ पूछता है। ठीक है, पक्षी के कान और जैसे भी जितने भी जानवर हैं उनके कान के बारे में जब पूछता है तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपको पूछेगा। देखिए पक्षियों के कान दिखते नहीं है, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं, और यह पंखों से ढके रहते हैं, और इन्हीं की मदद से पक्षी क्या होते हैं, सुनते हैं। ठीक है, अगला है कि छिपकली के कान, छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं छिपकली के भी, और जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। आपको लगता होगा कि छिपकली के कान नहीं है, लेकिन उनके कान होते हैं जैसे पक्षी के होते हैं वैसे सेम इनके भी होते हैं। पक्षी के तो इनके पंख से ढके होते हैं, लेकिन इनके तो दिखाई ही नहीं देते। ठीक है, अब मगरमच्छ के भी हम देख लेते हैं कान। जैसे मगरमच्छ के भी क्या होते हैं, इनके भी कान में जैसे छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं, लेकिन ये भी आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। अब 10वां है कि खाल पर डिजाइन, जानवरों की खाल पर। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि खाल पर डिजाइन। तो देखिए जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर होने वाले बाल के कारण होते हैं। अगर देखिए जितने भी जानवर हैं उनके शरीर के जो बाल हैं अगर उसे हम हटा दें तो वो पता नहीं चलता है कि वो कौन से जानवर हैं। तो उनके बाल से ही उनके शरीर का जो डिजाइन होता है वो पता चलता है कि ये शेर है कि बाघ है कि चीता है। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके शरीर पर बाल। ठीक है, 11वां क्या आपका, हाथी। हाथी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाता है, और हर साल हाथी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को क्या होती है, ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। यहाँ पर देखिए हाथी से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्या है आपका कि हाथी के जो 3 महीने के बच्चे होते हैं इनका जो वजन होता है आपका 200 किलोग्राम के आसपास होता है। और यहाँ पर हम हाथियों का झुंड देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका नंबरिंग है, ये 12 मत पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हाथी का झुंड, हाथी के झुंड से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें हम देख लेते हैं। देखिए हाथी के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, जो हाथी होते हैं वो नहीं रहते हैं, हथिनियाँ रहती हैं और उनके बच्चे रहते हैं। और झुंड की सबसे बुजुर्ग जो हाथी होती है वो पूरे झुंड की क्या होती है, नेता होती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको पूछता है कि जो बुजुर्ग हाथी होती है वो पूरे झुंड की या तो पूछ सकता है पूरे झुंड का नेता कौन होता है हाथियों में। तो वो जो हथनी होती है बुजुर्ग जो सबसे बूढ़ी होती है वो क्या होती है, झुंड की नेता होती है। ये देख सकते हैं। और हाथी के एक झुंड में लगभग आपके 10 से 12 हथनी और उनके बच्चे होते हैं। मतलब जो हथनियाँ होती हैं वे रहती हैं और उनके बच्चे रहते हैं। और यहाँ पर हाथी नहीं होते हैं झुंड में। लेकिन अब देखिए वही क्या होता है, जो बच्चे रहते हैं जब वो बड़े होते हैं तो ये झुंड को छोड़ते हैं। तो कब छोड़ते हैं वो देखना है आपको। तो देखिए 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं। जो बच्चे होते हैं वो 14 से 15 साल तक ही रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जैसे वो 15 साल या तो वो बड़े हो जाते हैं, 15 साल के बाद वे हाथी क्या करते हैं, वो झुंड को छोड़ देते हैं। और हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब देखते हैं 13 में क्या है, खेजड़ी। खेजड़ी से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए खेजड़ी है क्या आपका, जो खेजड़ी आपका है फलिया सब्जी के काम में आती है, और पत्तियां यहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं, और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। ठीक है, ये खेजड़ी का एक वृक्ष होता है जिसकी फलियां और जिसकी फलियों की क्या होती है, सब्जियां बनाई जाती हैं। ये याद रखिएगा आप सभी। और उसका जो पत्ती होता है वो जानवर खाता है, और उसका जो छांव होता है उसके नीचे बच्चे खेलते हैं। और देखिए यह पाया कहा जाता है, तो यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। ठीक है, और इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो खिजड़ी का वृक्ष होता है इसमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है, ये देख सकते हैं आप। और देखिए यहाँ पर क्या है, इस पेड़ की छाल
दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। जो खेजड़ी का आपका वृक्ष होता है तो इसकी जो छाल होती है, देखिए हर चीज़ें इसके काम में आ रही हैं। इसकी जो छाल है वो दवा के काम आती है। अब हम देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में चमकते सितारे। चमकते सितारे हमारे क्या है कि चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनकी साधारण सी कहानियां हैं, तो जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली है। अगला है 15। 15 में क्या है, बिहार। देखिए लोचाहा गांव, ये लोचाहा नहीं, ये बेचाहा गांव होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खी को बहुत लुभाते हैं। इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या है। अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है, अक्टूबर से आपका जब अक्टूबर से दिसंबर का महीना आता है तो उस टाइम क्या होता है कि अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन जो आपका शुरू करने का उपयुक्त समय भी यही माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर अब हम देख लेते हैं लीची के फूल से। लीची के फूल जो होते हैं वो फरवरी में खिलते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि लीची का फूल खिलने का समय क्या होता है, तो फरवरी का महीना होता है। मधुमक्खी एक बक्से में कितने शहद प्राप्त कर होता है मधुमक्खी के एक बक्से से, तो लगभग आपका 10 किलो शहद प्राप्त होता है। ये देखिएगा यहाँ पर। अब आइए हम देखते हैं 16 नंबर पे क्या है, मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी के छत्ते से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है कि हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। देखिए ये पूरे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आता है और यही हूबहू पॉइंट आपको उठाकर दे दिया जाता है। देखिए छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती रहती हैं। अगला है कि जब किसी मधुमक्खी को रस मिलता है तो वह एक तरह का नाच करती है जिससे दूसरी मधुमक्खी को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। ये उन्हें क्या कहती है, इंडिकेट करती है और ये बताती है कि अगला शहद मतलब कि शहद मिल चुका है और वो है कहाँ पर, वो उन्हें बताती हैं। काम करने वाली मधुमक्खियां इस रस के शहद बनाती हैं, मतलब इसी रस से क्या करती है वो शहद बनाती है और छत्ता बनाने का भी काम इन्हीं का होता है। अगला हम देखते हैं क्या है। देखिए बच्चों का पालने का काम भी कौन करता है, इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियों का ही होता है। जो काम करती है वही बच्चे भी पालती हैं, शहद बनाती हैं, छत्ते बनाती हैं। और जो रानी मधुमक्खी होती है वो केवल अंडे देती है। रानी मधुमक्खी का कोई काम नहीं है, सिर्फ वो अंडे देती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं चींटियों के बारे में देख लेते हैं। चींटी के बारे में सिर्फ कुछ क्वेश्चन आता है। देखिए चींटियों का काम बटा रहता है। जो रानी चींटी होती है वो क्या करती है, अंडे देती है। और जो सिपाही चींटी होती है वो क्या करती है, बिल का ध्यान रखती है। देखिए इनका भी अलग अलग काम है कि कौन खाना बनाएगा, कौन अंडा देगा, कौन क्या करेगा, इस तरीके से कौन बिल का ध्यान रखेगा। तो काम करने वाली जो चींटियां होती हैं वो भोजन भोजन ढूंढकर बिल तक क्या करती हैं, लाती हैं। अब आगे हम देख लेते हैं कि गांधीधाम। गांधीधाम कहाँ आपका, अहमदाबाद में है। वलसाड गांधीधाम अहमदाबाद। ठीक है, वलसाड आपका कहाँ है, गुजरात में है। ये देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अब आगे हम देखते हैं कि कोझिकोड कहाँ है। तो जो हमारा कोझिकोड है, तो कोझिकोड हमारा केरल में है। केरल मडगांव में है। और मडगांव कहाँ का है, तो मडगांव आपका कहाँ है, गोवा में है। गोवा में कैसी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब गोवा से केरल, तो गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में लगभग कितने पुल बनते हैं आपके, 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। क्वेश्चन पूछता है कि गोवा से लेकर केरल तक जाने के रास्ते हमें कितने सुरंगें और कितने पुल मिलते हैं, तो 92 सुरंगें मिलती हैं और लगभग आपके 2000 पुल मिलते हैं। आगे है कि मलयालम में माँ की बड़ी बहन को, मतलब मलयालम में माँ की बड़ी बहन, ठीक है, ये थोड़ा अलग कर लीजिएगा। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को हम क्या कहते हैं, तो वलियम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, वलियम्मा कहते हैं। और माँ की माँ को क्या कहते हैं, अमम्मू माँ कहते हैं। ठीक है, अम्मू माँ कहते हैं, ये याद रखिएगा। अब हम कड़म मल्लेश्वरी के बारे में देख लेते हैं कि जो कड़म मल्लेश्वरी हैं, ठीक है, तो कड़म मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये आपकी कड़म मल्लेश्वरी आपके आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। और ये क्या है, एक वेट लिफ्टर है। क्या है, एक वेट लिफ्टर है और ये लगभग आपके 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। कितना, 130 किलोग्राम। और भारत के बाहर, जैसे भारत के बाहर कड़म मल्लेश्वरी ने कितने मेडल जीते हैं, तो लगभग उन्होंने 29 मेडल जीते हैं। और इनके पिताजी पुलिस में क्या थे, हवलदार के पद पर थे। तो ये क्वेश्चन आपके कड़म मल्लेश्वरी जी से आता है। आगे फूलों की घाटी से देख लेते हैं। तो देखिए ये चीज़ आप दोहरा कर जाइएगा,
यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको पूछे जाएंगे। तो फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित होती है? तो जो फूलों की घाटी आपकी है वो उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच होती है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि फूलों की घाटी किसे कहते हैं? तो उत्तराखंड को कहते हैं। उत्तराखंड चमोली में पाया जाता है ये फूलों की घाटी जो आपका है, ये भी याद रखिएगा। मधुबनी, मधुबनी आपका कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, मधुबनी नाम का क्या है आपका एक जिला है, ये बिहार में है। और त्योहार एवं खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों और आंगन में खास तरह के क्या बनाए जाते हैं? चित्र बनाए जाते हैं। देखिए मधुबनी में जाएंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे बहुत अलग अलग तरह के आपकी दीवारों पर जो घर होते हैं वो अलग अलग से कलाकारी करके चित्र बनाए हुए रहते हैं। कभी आप मधुबनी जाइएगा तो देखिएगा वहाँ पर। अगला है कि यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल के रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। और वो जो चित्र बनते हैं, जैसे पहले आप कच्ची दीवारों पर देखे होंगे कि लोग अपने घरों पर पेंटिंग करते थे, वो गेरू से करते थे। लेकिन वहाँ पे मधुबनी में क्या है कि ये क्या करते हैं, कच्चे जो चावल होते हैं मतलब पिसा हुआ चावल होता है, उसके रंग से उसमें क्या करते हैं, रंग मिलाकर उससे बनाते हैं। और इन रंग को बनाने के लिए वो किसका किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर जान लीजिए। तो नील, हल्दी हुआ, फूल के पेड़ों के रंग हुए, इन सब का ये इस्तेमाल करते हैं, मतलब नेचुरल चीज़ों का ये यूज करते हैं वहाँ पर। आगे है कि इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि जीव जंतु के साथ में बनाए जाते हैं। तो देखिए ये बनाते क्या है, जैसे इंसान बना लिए, मछली बना लिए, पेड़ बना लिए, फूल बना लिए। अब देखे होंगे कि जो पहले लोग अपने कच्ची दीवारों पे बनाते थे, तो अलग अलग जो उनके मन में आता था उस तरीके से बनाते थे, तो ये लोग भी ऐसे ही बनाते हैं। अब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। तो कचनार का जो फूल होता है उसकी सब्जियां बनाई जाती है, जो यूपी का सबसे फेमस है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं अगला। देखिए यूपी का फेमस है, लेकिन आपको खुद नहीं पता होगा कि कचनार के फूल कैसे होते हैं। तो आप जाइएगा, सर्च करिएगा, देखिएगा कि कचनार का फूल कैसा होता है। अब केरल के बारे में जान लेते हैं कि केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। जो केले का फूल होता है उसकी सब्जी कहाँ बनाई जाती है? आपकी केरल में बनाई जाती है। अगला है महाराष्ट्र में क्या बनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में सबसे प्रसिद्ध क्या है? सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। जैसे हम लोग सहजन लाते हैं, सहजन की सब्जी बनाते हैं या सहजन को हम दाल में डालते हैं, उसी तरीके से महाराष्ट्र में जो उसके फूल होते हैं सहजन के, उसके क्या बनाए जाते हैं? पकौड़े बनाए जाते हैं। तो आप कभी ट्राई करिएगा पकौड़े। अगला है कि गुल, दावरी, जीनिया में रंग भी मिलाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश से है कि उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज का आपका जिला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इत्र के लिए। ये इत्र के लिए आपका उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और देखिए उसी कन्नौज के बारे में और कुछ जान लेते हैं हम कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। तो देखिए जो आपका फूल का इत्र है, गुलाब जल है, केवड़ा है, ये कहाँ से मिलता है? हमारे कन्नौज से मिलता है। कन्नौज कहाँ पर है? आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे डेरा गाजी खाना, गाजी खाना आपका कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में है। पूछता है कि गाजी खाना कहाँ पर स्थित है, तो आप याद रखिएगा कि ये पाकिस्तान में स्थित है। आगे देख लेते हैं कि मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। देखिए मिट्टी में गोबर मिलाकर जो यहाँ पर इसको देख लीजिएगा कि मिट्टी में अगर हम गोबर मिलाकर किसी ज़मीन की पुताई करते हैं या दीवार की पुताई, कच्ची दीवार की पुताई करते हैं, तो वहाँ कीड़ा नहीं लगता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। और लकड़ी में लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियाँ फ्रेम पर बिछा दी जाती है। मतलब अगर घर में हम घर बना रहे हैं, तो अगर हम लकड़ी का अगर छत बना रहे हैं किस तरीके से या फर्श बना रहे हैं, तो उसमें किस किस लकड़ी का हम यूज़ करेंगे? तो नीम व कीकर की लकड़ी का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसका जो फ्रेम अगर हम लगाते हैं तो इसमें दीमक से ये बचाते हैं, क्योंकि इसमें दीमक नहीं लगते। ठीक है, क्योंकि ये लकड़ियाँ जो होती है थोड़ी कड़वी होती है, इसमें दीमक नहीं लगते हैं। सोहना गाँव, सोहना गाँव का कहाँ है? ये हरियाणा में है। ठीक है, सोहना से दिल्ली जाने के रास्ते में गुड़गाँव मिलता है। ठीक है, तो सोहना से दिल्ली जाने के रास्ते में आपको गुड़गाँव मिलता है। तो पूछ सकता है कि गुड़गाँव कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। तो हरियाणा में आपका सोहना गाँव भी है और गुड़गाँव भी है। ये चीज़ें देख लीजिए। आगे है पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो हम पानी को क्या क्या करेंगे? उसको उबाल लेंगे। ये हो गया आपका। अगला है बेलनिका गाँव। देखिए जो गाँव पूछा है तो ये यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है आपको कि कहाँ पर है, किस राज्य में है, किस प्रदेश में है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो बेलवनिका गाँव है ये आपका कर्नाटक में है। ठीक है, और देखिए जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। जो प्याज उगाने का काम होता है वो जुलाई के महीने में ही स्टार्ट हो जाता है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। मतलब जो खूंटी होती है उसकी मदद से हम क्या करते हैं, उसकी खुदाई करते हैं, उसको मिट्टी को हम क्या करते हैं, नरम करते हैं।
कर्नाटक में हल को क्या कहते हैं हम? तो कर्नाटक में हल को हम कूरिगे कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप सभी। पूछता है क्वेश्चन यहाँ से। आगे है कि कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप हो जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। ठीक है, खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और यह फसल को क्या करते हैं, वहां पर फसल फिर क्या होती है, कम हो जाती है। जो उसकी जो फसल उगती है उसकी जो पैदावार होती है वो कम हो जाती है। आगे कि अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो वो जमीन के अंदर ही क्या होगी, सड़ जाएगी। अगला है कर्नाटक में हसिया को क्या कहते हैं, इल्गे कहा जाता है। ये याद रखिएगा। अब देखते हैं गीजूभाई बड़ेका, बधेका नहीं, यहाँ पर बड़ेका रहेगा, देख लीजिएगा। आगे ये गीजूभाई, ये गीजूभाई कहाँ के थे, तो ये गुजरात में रहते थे और इनका काम क्या था, तो ये बच्चों को मजेदार कहानियां सुनाते थे और पत्र लिखा करते थे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि गीजूभाई कहाँ के रहने वाले थे या वो कौन से इंसान थे जो बच्चों को मजेदार कहानियां सुनाया करते थे और पत्र लिखा करते थे। तो गीजूभाई बड़ेका थे आपके। अब पक्षी के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए पक्षी के बारे में क्या है, पहला पक्षी क्या आता है आपका, किलचिड़ी आता है। ठीक है, कलचिड़ी या तो किलचिड़ी भी बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या है, इसको हम इंडियन रोबिन भी कहते हैं। अगला है, इन्हीं के बारे में हम देख लेते हैं, किलचिड़ी के बारे में। तो देखिए जो किलचिड़ी होते हैं इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़े, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। ये घोंसले किस तरीके से बनाते हैं ये आपने देख लिया। और जो किलचिड़ी होते हैं आपके, वो चोंच अंदर से इनकी क्या होती है, लाल होती है। और ये खाते क्या है, तो ये छोटे छोटे कीड़े खाते हैं। अब हम देख लेते हैं कौवा के बारे में। कौवे के बारे में देखिए, हम पक्षियों के बारे में, सारे पक्षी के बारे में देखेंगे। कौवे के बारे में देखते हैं कि घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती हैं। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। कभी कभी कोयला कौवा के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर क्या करता है, घोंसला बनाता है। और फाख्ता पक्षी क्या होता है आपका, तो कैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी के पेड़ में घोंसला ये बनाता है। आगे देख लेते हैं गौरैया। तो गौरैया के बारे में हम देख लेते हैं। अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे भी ये घोंसला बना लेती है और घरों में भी बनाती है, ये ध्यान रखिएगा। कबूतर पुराने मकान खंडहर में घोंसला बनाती है। बसंत गौरी के बारे में देख लेते हैं। तो यह गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें क्या करते हैं, अंडे रखते हैं। दार्जिलिंग चिड़िया के बारे में देख लेते हैं। अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच बनी थैली को क्या करती है, अंडे देने के लिए तैयार करती है। आगे हम शक्कर खोरा के बारे में देखेंगे। शक्कर खोरा जो का होता है, ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी पर लटकती डाली पर अपना क्या होता है, घोंसला बनाता है। और ये देखिए क्या होता है, शक्कर खोरा अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते हो गए, आपका रुई की छाल हो गई और मकड़ी के जाले हो गए, कपड़े के चिथड़े हो गए, इससे अपनी क्या करते हैं, अपने घोंसले को बनाते हैं। नर बीवर पक्षी के बारे में देख लेते हैं। ये जो नर बीवर पक्षी होते हैं ये अपने घोंसले बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो देखिए इसमें दो पक्षी होते हैं, एक नर होता है और एक मादा होता है। तो जो नर होते हैं वे खुद अपने घोंसले बनाते हैं, लेकिन जो मादा होती हैं वो अपने घोंसले नहीं बनाती हैं और नर के बनाए हुए घोंसले में को देखती हैं और उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें अपने अंडे देती हैं। तो ये जो नर होते हैं ये मादा के लिए घोंसले बनाते हैं। ठीक है, पक्षी देखिए, पक्षी अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो घोंसला क्या करते हैं, छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, जमीन पर और पानी में। ये हो गया आपका। अब ये हो गया खत्म आपका क्लास 4 का एनसीईआरटी। नहीं अभी है, चलिए जानवरों के बारे में है ये। तो देखिए गाय, गाय के बारे में हम जान लेते हैं कि आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं और घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। देखिए सिर्फ ये एक वीडियो पढ़ेंगे, यहाँ से आप 15 नंबर गेन करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप सभी। अब बिल्ली के दांत के बारे में देख लेते हैं। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। आगे देख लेते हैं सांप के दांत के बारे में देख लेते हैं हम। तो सांप के दांत भी नुकीले होते हैं, पर वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं बल्कि पूरा निगल जाते हैं। गिलहरी के, और ये जो दांत का प्रयोग करते हैं वो काटने के लिए करते हैं सांप। ठीक है, और गिलहरी के दांत कैसे होते हैं, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र ये कहाँ पर है, तो ये आपका अहमदाबाद में है। अब आगे देखते हैं दस्त और हैजा के बारे में। देखिए दस्त और हैजा, गंदा पानी में दस्त और हैजा हो सकता है, दस्त या उल्टी।
तो दस्त या उल्टी में शरीर बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, आप सभी को पता है। इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। कर्नाटक, कर्नाटक में आपका क्या है, होलगुंडी गांव है, ठीक है। बच्चों की पंचायत, बच्चों की पंचायत को हम क्या कहते हैं, भीमा संघ होलगुंडी गांव। नलमंडा आपका कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। और बाजार गांव कहाँ आपका है, तो जो आपका बाजार गांव है वो महाराष्ट्र में है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है, इन्हें खुरपी को खोदकर निकाला जाता है, मतलब खुरपी से आप खोदकर निकालते हैं, घास के बारे में है। घास का पौधा, घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा क्या होता है, जमीन के अंदर फैला होता है, ये याद रखिएगा आप सभी। देखिए आप सभी एक बार पढ़ चुके होंगे, बस फटाफट से इसको चीजों को दोहराइए। बरगद के पेड़ पर लटकन उसकी जड़ें होती है और टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। लटकन वाली जड़ें, बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती। अगला है कि हरा पेड़। हरा पेड़ क्या है कि आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते, भले ही उसे आपने ही लगाया हो। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, तो इसके लिए सरकारी दफ्तर में लिखित निकली लेनी पड़ती है, लिखनी, ठीक है, यहाँ पर लिखनी होगा, लिखित लिखनी लेनी पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए, इससे बहुत कम पूछता है, चलिए यहाँ पर ये देखिए रेगिस्तान ओक के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए रेगिस्तान ओक का पेड़, रेगिस्तान ओक पेड़, रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत कहीं कम होती हैं। इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 मीटर की गहराई तक जाती हैं, जबकि वे पानी तक न पहुंच जाएं। रेगिस्तानी ओक पेड़ की तने में पानी जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहां के लोग इनके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। आगे हम देखते हैं, त्योहार के बारे में देख लेते हैं। देखिए त्योहार में क्या है, बिहू का त्योहार, ये आपका त्योहार कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है कि चावल की जब नई फसल होती है काटने पर इसको हम मनाते हैं। भेलाघर क्या होता है, ये असम में घास और बांस से बना घर होता है, इसे हम भेलाघर कहते हैं। उरुका क्या होता है, बिहू से पिछले दिन की शाम को ही हम क्या कहते हैं, उरुका कहते हैं। बोरा व चेवा, बोरा क्या होता है, देखिए चावल आपका दो प्रकार का होता है, जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, इसे असम में खाया जाता है, ये आपका क्या होता है, चावल होता है। बोरा आपका एक तरह का चावल होता है और ये ना सिर्फ भिगा कर खाया जाता है। तो ये हम देखते हैं कैसा होता है चेवा चावल। तो देखिए ताओ, ताओ का मतलब कढ़ाई में आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्ते से क्या करते हैं, ढक देंगे और थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, चेवा चावल खाने के लिए क्या हो जाता है, आपका तैयार हो जाता है। चाय के साथ पीठा, असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। असम आपकी चाय के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, आपको पता है। अगला है कि पीठा, पीठा बना हुआ केक जो भारत के असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है। बिहू त्योहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं, लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं और भात सुक्तो क्या आपका, चावल और रस्सी वाली सब्जी को क्या कहते हैं, भात सुक्तो कहते हैं। अब आगे देखते लगते हैं पोचमपल्ली, पोचमपल्ली के बारे में हम जान लेते हैं। पोचमपल्ली क्या हमारा, पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश, ठीक है। पोचमपल्ली का जिला क्या है, आंध्र प्रदेश है, सॉरी पोचमपल्ली किस जिले में है, तो आंध्र प्रदेश में है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं और इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये पोचमपल्ली आपका एक तरीके का स्थान भी है और आप एक तरीके का क्या है, एक बुनाई भी है। देखिए कुल्लू की शाल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई, ये सारे। आगे हम देखते हैं चिटप्पन, चिटप्पन क्या होता है, मलयालम में हम पिता का जो छोटा भाई मतलब जो अपने चाचा को वहां पर मलयालम में क्या कहते हैं, चिटप्पन कहते हैं। और कुंजमा किसे कहते हैं, पिता के छोटे भाई की पत्नी मतलब भाभी को, पिता के छोटे भाई सॉरी चाची को क्या कहते हैं, कुजम्मा कहते हैं। देखिए मसालों का जो बगीचा है किसे कहते हैं, हम मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। अब अगर हम वहीदा प्रिज्म के बारे में देख लेते हैं, तो वहीदा प्रिज्म कमांडर है एक इनका, और ये पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। तो ये लेफ्टिनेंट कमांडर है, क्या है वहीदा प्रिज्म, लेफ्टिनेंट कमांडर है। धाना मंडी गांव कहाँ पर है आपका, राजौरी में है, राजौरी कहाँ आपका, जम्मू कश्मीर में है। अब देखते हैं धाना मंडी गांव, जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं, पूरी परेड में 36 निर्देश होते हैं। इसको हटा दीजिए, ये वहीदा के बारे में है, वहीदा प्रिज्म से है, ठीक है। ये परेड करवाती थी और इसमें 4 पीछे टुकड़ियां चलती है और पूरे परेड में 36 निर्देश होते हैं, ठीक है।
स्किटपो पुल क्या है? आपका लद्दाख का एक गांव है। लद्दाख लद्दाख में हम माँ को क्या कहते हैं? आमाले। ठीक है, ये पूछता है कि लद्दाख में माँ को क्या कहते हैं? आमाले। पिता को क्या कहते हैं? आबाले। और बाबा को क्या कहते हैं? मेमेले। ये आपके लद्दाख की बातें हैं। ठीक है, अब आगे आपकी क्लास 5। तो चींटियों के बारे में हमने आपको बता ही दिया। रेशम का कीड़ा, कुत्ता, पक्षी। तो देखिए हमने वहाँ पर सांप के बारे में, कुत्ता, पक्षी सारे बता दिए। तो बस हम इतना ही करते हैं, बाकी चीज़ें आपको वहाँ से ही मिल जाएंगी और थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें है। चलिए, जो चीज़ें हमने पढ़ाई है वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं हम देखते हैं, बाद में करवा देंगे आपको। तो थैंक यू एवरीवन। हम इसे भी कर लेते हैं क्योंकि ये देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं, तो फटाफट से हम कर लेते हैं, 10 मिनट और लगेगा। चलिए, तो चींटी बारे में देख लेते हैं। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं, मतलब ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों का रास्ता मिल जाता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा पदार्थ। ठीक है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि चींटियाँ हमेशा क्या करती हैं? लंबी कतार क्रमबद्ध चलती हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, तलवे की गंध, हमारे शरीर की गर्मी से हमें क्या करते हैं? ढूंढ लेते हैं। रेशम के कीड़ा के बारे में जान लेते हैं। क्या है? जो रेशम का कीड़ा होता है, देखिए वो क्या करता है, जो उनकी मादा होती है उनकी गंध से कई किलोमीटर दूर से उनको पहचान लेते हैं। कुत्ते के बारे में जान लेते हैं। तो जो कुत्ता होता है, कुत्ते चलते समय रास्ते पर क्या करते हैं? अपने मलमूत्र का त्याग करते हैं और उसी रास्ते को पहचानने में आसानी मिलती है। जैसे आप देखेंगे कुत्ते कभी भी जाते हैं कहीं भी, तो वो अपने मलमूत्र को त्यागते हुए कुछ दूर जाएंगे, तो मलमूत्र को त्यागते हुए जाएंगे ताकि आते टाइम उन्हें वो रास्ता पता हो। ठीक है, पक्षियों की आंख उनके सिर के दोनों तरफ होती है, इसलिए पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकती हैं। ज्यादातर पक्षी आंख पुतली नहीं घूम पाती, इसलिए वो क्या करती है? अपनी गर्दन घुमाकर आसपास की चीजों को देखता है। देखिए, चील हो गया, बाज हो गया, गिद्ध हो गया, जैसे पक्षी हमें से क्या करते हैं? 4 गुना ज्यादा देख पाते हैं। और हम देख लेते हैं रात में जागने वाले जानवर के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो भी जानवर होते हैं अगर वो रात में जाग रहे हैं तो उनको क्या होती है कि जो चीजें होती है वो सफेद और काली रंग की दिख पाती हैं। सांप जमीन पर क्या करते हैं? कंपन को सुन पाता है। सांप को और चीजें सुनाई नहीं देती है, वो जो कंपन है उसी के आधार पे चीजों को क्या करता है? पता लगाता है। ठीक है, मछलियां खतरे की चेतावनी को क्या करती है? एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। ठीक है, एक दूसरे की चेतावनी एक दूसरे को क्या करती है? करंट से देती हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि स्लॉथ के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य कुछ है। देखिए, स्लॉथ से बहुत क्वेश्चन पूछता है, मतलब हर साल पूछता है, ये देख लीजिएगा। ये क्या होता है कि भालू के जैसा दिखता है और एक दिन में लगभग 17 घंटे पैरों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती में सोता है। यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। जब यह पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब वो फिर से क्या करते हैं? उतर के पास के पेड़ पर चले जाते हैं। और ये 40 साल की उम्र में यह मुश्किल से कितने होते हैं? 8 पेड़ पर घूमने की तकलीफ उठाता है। ये हो गया आपके सलाद के बारे में। यह सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। और बाघ बाघ के बारे में हम जान लेते हैं कि बाघ अंधेरे में हमें 6 गुना बेहतर देख पाता है। जैसे हमसे नहीं दिख रहा है लेकिन वो 6 गुना ज्यादा बेहतरीन हमसे देख सकता है, जो आपका बाघ होता है। बाघ की जो मूछें होती है वो हवा में कंपन को क्या करती है? भाप लेती हैं और उससे क्या होता है कि शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का वे पता चल जाता है उन्हें। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी उनको क्या होती है? मदद मिलती है। और जो आपके बाघ की गर्जना होती है वो लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। अगर बाघ यहाँ पर गरज रहा है तो आप अपनी जगह से 3 किलोमीटर दूर पर हैं तो आपको सुनाई दे जाएगा। देखिए, बाघ हवा के पत्तों के हिलने, शिकार झाड़ी के हिलने से हुई आवाज में अंतर को क्या करता है? भाप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज पहचानने के लिए अलग अलग दिशाओं में क्या करते हैं? ज्यादा घूम सकता है। ठीक, थोड़ा बहुत ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है तो आप देख लीजिएगा, मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उत्तराखंड का जो जीन कॉर्बेट नेशनल पार्क है और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना पार्क में जानवरों का शिकार करना क्या है? मना है। तो किसी यहाँ से पूछ सकता है, या तो पूछ सकता है जीन कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। और भरतपुर में कौन सा है? तो ये घाना पार्क है। बीन हुआ, तुम्बा हुआ, खंजरी हुई और ढोल, इन चारों से ढोल के अलावा बाकी 3 हैं जो वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्या है हमारा। आगे है कि सांप हमारे देश में पाए जाने वाले, ये तो अभी आपको बता दिए कि केवल 4 तरह के सांप है जो जहरीले होते हैं।
जैसे आपका नाग हो गया, करैत हो गया, दुबैया हो गया और सफाई हो गया। यही 4 ऐसे नाग हैं जो हमारे देश में पाए जाने वाले सबसे जहरीले साँप हैं। सीरम एक दवा है जो सांप के काटे हुए व्यक्ति को दिया जाता है। सीरम के जहर से ही बनाया जाता है, ठीक है? जो दवा होती है सांप की, वो सीरम, जो सीरम होता है, सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और यह भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर मिलता है आपको। सरकार ने कानून बनाया कि ना कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। जो जंगली जानवर है आप उन्हें पकड़ नहीं सकते, ना अपने पास रख सकते हैं, आप पर कार्रवाई हो सकती है, ठीक है? शिकारी पौधे निफेंथिस, पूछ सकता है कि निफेंथिस कैसा पौधा है? तो एक ऐसा पौधा है जो क्या करता है, जो चूहा हुआ, मेढक हुआ, कीड़े मकोड़े हुए, छोटे जीव का क्या करता है, शिकार करता है। निफेंथिस नामक शिकारी पौधे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इस पौधे का जो आकार होता है लंबे घड़े जैसा होता है और इसके ऊपरी पत्ती का ढक्कन लगा होता है। ये पत्ती नहीं, पत्ती होगा, ठीक है? पत्ती का ढक्कन लगा होता है और घड़े की खास खुशबू निकलती रहती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, अंदर पहुंच जाते हैं और वहां पर क्या होते हैं, फंस जाते हैं और इनको क्या करता है, ये निगल लेता है आसानी से। अब आगे हम देखते हैं कि हमारे देश में सब्जी कहाँ से आई। जिसे देखिए, मिर्च हमारे देश में दक्षिण अमेरिका से आई है। ये याद रखिएगा, कहाँ से आई है, मिर्च दक्षिण अमेरिका से आई है, जिसे पुर्तगाल देश के व्यापारी ने लाए थे। और हमारे देश में सब्जी कहाँ से आई है, इसको हम देखते हैं। तो देखिए, भिंडी हमारे देश में कहाँ से आई है, अफ्रीका से आई है, ये देख सकते हैं आप, भिंडी। अगला है कि गोभी तथा मटर हमारे देश में कहाँ से आए हैं, तो गोभी तथा मटर हमारे देश में यूरोप से आए हैं, ये देख सकिएगा, ठीक है? जहां जहां मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ वहां पर देख लीजिएगा। अगला है सोयाबीन हमारे देश में कहाँ से आई है, तो चीन से आई है। अब हम देख लेते हैं अल-बिरूनी के बारे में कुछ पॉइंट। देखिए, 1000 से भी ज्यादा, कितने, 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत में आए थे जिनका नाम क्या था, अल-बिरूनी है। अल-बिरूनी कहाँ के थे, उज्बेकिस्तान के थे। जो उज्बेकिस्तान से कहाँ आए थे, भारत में आए थे। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। अमृत सागर के बारे में पूछता है, तो मृत सागर के बारे में हम देख लेते हैं कि मृत सागर क्या है। देखिए, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। यह सागर इतना नमकीन है कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है इसके, ठीक है? और सबसे मजे की बात यह है कि जो मृत सागर आपका है, इसमें अगर आप तैर रहे हैं तो आप आराम से लेटे हैं, इस तरीके से प्रतीक होता है, आप डूबते नहीं हैं इसमें, ठीक है? आगे देखते हैं दांडी यात्रा के बारे में। तो दांडी यात्रा क्या आपकी, तो दांडी यात्रा कब हुई, तो देखिए, अंग्रेजों के द्वारा आम लोगों के नमक बनाने पर जब रोक लगा तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोगों ने एक साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी यात्रा के समुद्र तट तक एक लंबी क्या की, यात्रा की घटना है। और दांडी यात्रा हुई कब थी, तो ये 1930 में हुई थी, ये याद रखिएगा। और ये दांडी यात्रा से रिलेटेड कौन है, तो गांधी जी आपके, ये भी याद रखिएगा। मलेरिया क्या आपका, तो मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से फैलता है। मलेरिया कैसे पता चलता है, जब आपकी खून की जांच होती है तब पता चलता है। और जो मलेरिया की दवा होती है वो पुराने जमाने में सिंकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। अब मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है आपका, डेंगू होता है, चिकनगुनिया हो सकता है, ये 3 चीजें हो सकती हैं। आगे देखते हैं कि एनीमिया क्या होता है, अनीमिया। तो अनीमिया जो होता है आपका, खून में हीमोग्लोबिन या जब आयरन की कमी होती है तो ये अनीमिया नामक आपको रोग होता है। अब अनीमिया से हम बच कैसे सकते हैं, ये देख लेते हैं। तो अनीमिया से बचने के लिए आपको गुड़, चावल, हरी पत्तेदार सब्जी खानी चाहिए। आगे देखते हैं क्या है, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली जो सबसे प्रथम महिला थी वो कौन थी, बछेंद्री पाल थी। तो बछेंद्री पाल एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे पहली भारतीय महिला थी आपकी। और बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 के दिन 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट पर क्या की, कदम रखी थी। और माउंट एवरेस्ट की जो नेपाली में इसका नाम क्या है, सागर माथा है, ठीक है? आगे क्या है कि ग्लोब में भारत के ठीक विपरीत ब्राजील और अर्जेंटीना देश है। टूटता तारा को हम क्या कहते हैं, उल्कापिंड कहते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है, ठीक। और चांद पर पहुंचने वाला जो प्रथम व्यक्ति आपके कौन है, तो चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति आपके नील आर्मस्ट्रांग है, जो 1969 में चांद पर सबसे पहले कदम रखे थे। अब देख लेते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली क्या थी, प्रथम महिला थी। और एलपीजी, मोम, कोलतार, ग्रीस जमीन के अंदर से प्राप्त होते हैं, आप सभी को पता है।
प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए तेल का हम इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको पता होगा। ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं हम? तो लेह लद्दाख, लेह लद्दाख को हम क्या कहते हैं? ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। और यह इलाका जो आपका है वो सूखा, समतल और ठंडा होता है। लद्दाख में बहुत ही कम क्या होती है? बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक बर्फ ढके पहाड़, सूखा मैदान होता है। ये आपका लद्दाख के बारे में है चीजें। अब देखिए लद्दाख में और क्या होता है, लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल होता है कि वहां पौधे नहीं उग पाते। अब पश्मीना शाल के बारे में जान लेते हैं। देखिए एक पश्मीना शाल में लगभग 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है, ये आप सभी को पता होगा। पश्मीना शाल को मशीनों के द्वारा नहीं बुना जा सकता, क्योंकि ये क्या होता है, बकरी के बहुत ही पतले बाल से बनता है। यदि एक बुनकर 250 घंटे तक बुनाई करता है तब जाकर क्या होता है, आपका एक पश्मीना शाल तैयार होता है। कश्मीर के लोग खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, वह रोटी को क्या करते हैं, दुकान या बेकरी से खरीदते हैं। जो कश्मीर के लोग होते हैं कभी भी अपने घर में नहीं बनाते हैं। आगे देखते हैं हाउस बोट क्या होता है। तो हाउस बोट आपके 80 फुट लंबे तथा बीच में 8 से 9 फुट चौड़ाई वाला एक क्या होता है, नाव होता है। और ये कहाँ होता है, ये श्रीनगर में बाहर से आए हुए पर्यटक के लिए लोग रहते हैं यहाँ पर, तो ये श्रीनगर में पाया जाता है। केचुआ के बारे में जान लेते हैं। तो केचुए जमीन में क्या करते हैं, छेद बनाते हैं, जिससे जमीन पोली हो जाती है और केचुए की मल जमीन को क्या करती है, उपजाऊ बनाती है। अगला क्वेश्चन है कुड़ुक भाषा। कुड़ुक भाषा कहाँ की भाषा है? ये झारखंड की भाषा है। झारखंड में कुड़ुक भाषा बोली जाती है। अब जंगल का अधिकार के बारे में देख लेते हैं। तो जंगल का अधिकार 2007 अधिनियम आपका जो 2007 आया था, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि कानून आदिवासी को जंगल पर उनका क्या करता है, हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रहते हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है, और उन लोगों को जंगल से हटाया नहीं जा सकता। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। अब झूम खेती से भी क्वेश्चन पूछता है। तो झूम खेती कहाँ पर होती है, आपको मिजोरम में होती है। अब झूम खेती के बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए जो झूम खेती आपकी होती है वो हल्के से मिट्टी को हल्के से हटाकर, मतलब यहाँ पर ये हटा दीजिएगा, यहाँ पर हटाकर बीज रख देते हैं और एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई होगी, सब्जी होगी, मिर्च होगी, चावल को क्या करते हैं, बो दिया जाता है। और झूम खेती में अनचाही घास उग जाते हैं तो उन्हें उखाड़ते नहीं है, बल्कि उन्हें जमीन में क्या करते हैं, जमीन पर गिरा देते हैं और उससे जमीनों को उपजाऊ बनाती है। मतलब इन्हें क्या करते हैं, उखाड़ते नहीं है, सीधा उसको जो खेतों को क्या करते हैं, जोत देते हैं। टीन खेती क्या होता है, टीन खेती के बारे में जान लीजिए। एक टीन बीज को जितने जमीन में बोते हैं उसे एक टीन जमीन कहते हैं। इस प्रकार खेती को एक टीन खेती भी कहते हैं। आगे है चराओ या चिराओ नाच। ये कहाँ होता है, आपका मिजोरम में पाया जाता है। जो आपका चिराओ नाच होता है ये कहाँ होता है, मिजोरम में पाया जाता है। तो देखिए ये आपका पूरा खत्म हो गया। हमने यहाँ पर आपके एनसीईआरटी को 3, 4, 5 बस यहाँ से आप पढ़ के जाइए, हमें गारंटी है कि आप 15 में से 15 करके आएंगे, क्योंकि हमने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, सारे चीज़ें हमने आपको करा दी है। तो चलिए आपके ख़त्म हो गए, और बाकी हम कल आपका जिसका एग्ज़ाम है उसके लिए आप सभी जाइए, बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम दीजिए, और कल बहुत बी पॉजिटिव होकर एग्ज़ाम दीजिएगा, क्योंकि अगर आप पहले से ही निगेटिव में चले जाते हैं तो फिर चीज़ आप नहीं कर पाते हैं। आप सोच के आएगा कि नहीं मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके ही आऊँगा, तो आप ज़रूर करके आएंगे। तो चलिए आप अपनी चीज़ों को एक बार दोहरा कर जाइएगा। ऐसा नहीं है कि कल एग्ज़ाम है तो हम सो जाएं और पढ़े ही नहीं। जो लोग कहते हैं कि एग्ज़ाम के 2 दिन या 1 दिन पहले पढ़ना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, सोना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आप एक दिन पहले चीज़ों को दोहरा कर जाएँ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।